बारे में जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि कंजर्वेशन क्या होता है बेटा। प्रॉपर्टी अगली है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहली डेफिनेशन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि ऐसा समझे, एक हमने एक बॉडी ले रखी है, एक पॉकेट है और पॉकेट में 10 रुपीज थे, दो के ऐसा समझे 10 रुपीज, 15 रुपीज और चिल्लर पड़े हुए हैं और 25, यानी कि टोटल चार्ज इस पर क्या होगा, इस बॉडी पर। अब इसे क्या कर दिया, इस पर टोटल चार्ज होगा 10 + 15 + 25, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। यानी कि अभी इस बॉडी पर 50 कूलम चार्ज है। अब इसको हमने चेक किया, यानी कि चार्ज अदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कुछ इस तरीके होंगे। मान लीजिए इस पर हो गया 15, इस पर हो गया 35 और इस पर अब कितना होगा, तो हम जानते हैं कि टोटल कितना था 50, यहाँ पर कितना है 50, यहाँ पर 15, 35, तो यहाँ फिर कितना होगा 0। यानी कि टोटल चार्ज अब इस पर कितना हो जाएगा 0। यानी कि इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी कि किसी बॉडी पर हमेशा चार्ज क्या रहता है, कंजर्व। इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। क्या बोल सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मीन्स ये है कि इसे बाहर से चार्ज ना दे सके और ना ही चार्ज ले सके, ना तो गिव चार्ज को टेक आउट कर सके ना गिव कर सके। ये इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एडिक्टिव नेचर्स ऑफ चार्ज अगली प्रॉपर्टी है। इसे कुछ इस तरीके समझते हैं, एक अपने पास बॉडी है, इस पर Q1, Q2 और Q3 चार्जेस हैं। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज Q बराबर Q1 + Q2 + Q3, और ये माइनस का था यानी कि निगेटिव चार्ज था, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा Q1 + Q2 - Q3। यानी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसीलिए इसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा द्वारा ऐड किया जाता है। तो एडिक्टिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज वो उस पर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज का अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो क्या बोलना है भाई, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब हमने मान लिया कि इस बॉडी पर 3 चार्ज कंटेन कर रखे हैं, तो बोला इफ अ बॉडी कंटेन्स 3 चार्ज Q1, Q2 एंड Q-Q3, देन टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी Q बराबर Q1 + Q2 - Q3। अगर इसी टाइप से अगर n चार्ज ये बॉडी कंटेन कर रखती तो यहाँ पर Q1 + Q2 + Q3 ... Qn हो जाता। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, तो बोला इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। अगला बताया इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यू के रूप में पाई जाएगी। मान लीजिए अगर हमें पैकेट्स में दूध मिलता है, अगर हम कहें आधी पैकेट्स दूध तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो डिस्क्रीट वैल्यू में मिलेगा, 1 पैकेट, 2 पैकेट्स, 3 पैकेट्स, ना कि पार्ट में फ्रिक्शन में मिलेगा। तो इसी तरीके चार्ज भी हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में मिलेगा, ना तो वो कभी फ्रिक्शन में मिलेगा और ना ही वो कभी पॉइंट्स में मिलेगा। इस बात को याद रखना चाहिए, इसी बोला इट इज अ क्वांटाइज्ड। अगली प्रॉपर्टी है मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी कि जो चार्ज है वो कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, जबकि मास चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसका मतलब है कि उस पर मास अवश्य होगा, ये पक्का है कि उस पर मास होगा। पर अगर किसी बॉडी के पास मास है और चार्ज हो या ना हो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, यानी कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है,
पर मास डिपेंड करता है। यानी कि आपने सुना होगा m बराबर m नॉट अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि स्पीड के साथ मास वेरी करता है, यानी कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो ये होता है चार्ज स्पीड पर डिपेंड करता है, मास स्पीड पर डिपेंड करता है पर चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। तो लिखा है चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। अगली प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। इसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते सीबीएसई बोर्ड में ऐड हुए हैं 20 मार्क्स के, उस पर डिस्कस किया गया है। ध्यान से देखिए, इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर एक स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है, और एक वेरिएबल्स स्पीड से एक्सेलरेट पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम देखेंगे अगर एक स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हो तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, ना ही रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। अगला, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेट है, वेलोसिटी है, यानी कि अगर उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि डी एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है। दैट मीन्स, इसका मीन्स क्या है, अगर v कांस्टेंट है तो v अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तब ये चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ना कि रेडिएशन। अगला, अगर चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो, यानी कि उसका एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कुछ वेलोसिटी वेरी कर रही हो टाइम के साथ, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन तीनों के तीनों फिनोमिनास प्रोड्यूस करता है। क्या बोला, एक बार दोबारा समझना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बोला चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। तो अगर एक पॉइंट चार्ज स्टेशनरी हो तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ना कि मैग्नेटिक और रेडिएशन। सेकंड पॉइंट बोला चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, तब वो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन नहीं। अगर वो एक्सेलरेट है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल जीरो है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन तीनों का तीनों प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं उनके बीच हमेशा रिपल्सन फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक अपने पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज एक और है, ये तो इनके बीच हमेशा रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी ये एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। यानी ये Q1 फोर्स है और ये क्या हो जाएगा, Q2 फोर्स है। तो इस फोर्स को लिखेंगे F12 और इस फोर्स को लिखेंगे F21, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इस फोर्स को लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और वो यानी कि इस चार्ज को मैंने Q1 नाम दिया है और इस चार्ज को Q2, तो इसके फोर्स को क्या लिखेंगे, F12, क्योंकि किस पर फोर्स लग रहा है, 1 पर। कौन लगा रहा है, किसके कारण, Q2 के कारण। और इस फोर्स को लिखेंगे F21, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और ये फोर्स को क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अगली प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगली प्रॉपर्टी के बारे में आज सीखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे सीखने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पर अपने पास दो बॉडी है, न्यूट्रल्स बॉडी है,
और मान लिया कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इन जनरल वे यानी कि ये न्यूट्रल्स होगी, और न्यूट्रल्स मीन्स ये होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। मान लिया इस पर भी क्या होगा बेटा, मान लिया 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स हैं। अब मैंने ट्रांसफर करना चालू किया, इस बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर किया, यानी कि 1 किया, अभी 2 भी दे सकते थे, 3 अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे ट्रांसफर कर सकते थे। तो इस बॉडी पर चार्ज या तो आता 1e या फिर माइनस का 2e या माइनस 3e या 4e और अप टू 10e निगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और इस पर क्या होगा, इस पर चार्ज आएगा 1e प्लस का 2e 3e, और इसे अगर लिखना चाहे तो Q बराबर NE लिख सकते हैं। यानी कि क्या पता चला कि जो चार्ज है वो डिस्ट्रिक्ट वैल्यू में मिलेगा, यानी कि हमेशा पूर्ण मिलेगा, पूर्ण इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा। तो क्या बताया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और चार्ज को लिखा Q बराबर प्लस माइनस NE। अगला हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हमने जाना था कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दोनों ही होती हैं, मैटर मास और चार्ज। इंट्रिंसिक मतलब होता है फंडामेंटल्स, यानी कि जिनको हम डिफाइंड ना कर सकें उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक, और प्रॉपर्टी जानते ही गुण। अब हम सीखेंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। या तो किसी इलेक्ट्रॉन्स पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे। तो इस समय क्या होगा बेटा, इस समय इस पर टोटल चार्ज जीरो होगा। या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ग्रेटर होंगे, तब इस समय क्या होगा, निगेटिव। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से लेस हैं तो पॉजिटिव होगा। तो वही बोला है, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, जबकि मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हमेशा 10 kg 3 kg ऐसा तो नहीं बोलते कि -3 kg। तो हमेशा मास जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी जीरो भी नहीं हो सकता। अगला बताया इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिस्ट्रिक्ट वैल्यू में पाया जा रहा था हमेशा, यानी कि मल्टीपल पाया जाता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी कि फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल में पाया जा रहा था, जबकि मास का क्वांटाइजेशन अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ है। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स इट्स स्पीड, यानी कि चार्ज किसी बॉडी का चार्ज उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास बॉडी की स्पीड पर डिपेंड करता है। किस तरीके से, m बराबर m0 √1 - v²/c², जहाँ m0 है रेस्ट मास, v है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, c है स्पीड ऑफ लाइट। अगला है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, फिजिकल रिएक्शन होगी, उसमें चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, जबकि मास को हम कंजर्व नहीं मानते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन ने बताया था कि हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम आगे इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे जाके, E बराबर mc² से, कि आप बताया मास इज नॉट कंजर्व बिकॉज इट कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मतलब आपस में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं मास में और मास को ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी में। पहला नोट पॉइंट है
कि यदि कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, यानी कि निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए हैं, यानी कि उसमें एफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉनों की। और हम जानते हैं मास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, यानी कि इस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इफिशियंसी हुई है, दैट मीन्स इसमें कितना मास इंक्रीज कर गया होगा, 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसका मतलब अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, तो यदि कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, इसका मीन्स क्या है कि उसका मास इंक्रीज कर गया होगा। और अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन्स टेक आउट किए गए हैं, लिए गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो डिक्रीज कितना मास कर जाएगा, 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो इसकी यूनिट होती है बेटा कूलम। सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल कैपिटल Q या फिर स्मॉल q होता है। डायमेंशन क्या होती है, ये याद रखिएगा, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। ये इसकी SI सिस्टम में यूनिट है। अगर इसकी CGS सिस्टम में यूनिट देखें तो स्टेट कूलम होती है, या फिर इसी को बोलते हैं EMU या ESU। ये भी याद रखना चाहिए। अब कई बार इन दोनों में रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना चाहिए, एक ESU इक्वल होता है 3 इंटू 10⁹ 1 कूलम इक्वल 3 इंटू 10⁹ ESU। और एक EMU इक्वल होता है 10 कूलम। और अगर ESU और EMU में रिलेशन चाहिए तो हम कुछ इस तरीके लिख सकते थे, इसे लिख सकते थे, एक EMU इक्वल 10 इंटू 1 कूलम, और 1 कूलम को लिख सकते थे 9 इंटू 10⁹ ESU। तो रिलेशन क्या आता, 3 इंटू 10⁻10 ESU, यानी कि 1 EMU इक्वल 3 इंटू 10⁸ ESU। इसका सिंबल क्या है, तो आपको पता ही चल गया, सिंबल ये है Q, कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन क्या है, AT। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो क्लास 10th में आपने पढ़ रखा होगा, करंट इक्वल चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट बोलते थे। किसी कंडक्टर्स में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे करंट, तो I बराबर Q अपॉन T। तो Q बराबर आ जाएगा बेटा I इंटू T। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो हम जानते हैं इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर, और इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड। और हम जानते हैं इसकी डायमेंशन की बात करें तो हम इसकी डायमेंशन, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन A और टाइम की T, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी AT। तो हमें पता चला इसकी डायमेंशन AT। और ये सवाल आपसे कई बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से कितने टाइप से चार्ज किया जा सकता है। तो हमने सीखा है कि 3 टाइप से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। पहला बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन। और आज हम सीखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, ध्यान समझें। जब हमने अपने पास एक ग्लास रॉड ले रखी है और ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रफ किया है, तो जब भी हम ग्लास रॉड को
सिल्क क्लॉथ से रफ करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, और चार्ज का ट्रांसफर होने से ग्लास रॉड पर पॉजिटिवली चार्ज और जबकि सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इस मेथड को ही बोलते हैं फ्रिक्शन। यानी कि क्या किया, जब हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रफ किया तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से मूव होकर सिल्क क्लॉथ पर चलेगा, तो क्या हुआ, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गई। वही बताया गया है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब टुगेदर electrons are transferred from one body to other, making one body positively and other bodies negatively। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखने चाहिए। इस मेथड से हम चार्ज बॉडी यानी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं, पहली बात, यानी कि नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट इससे चार्ज किए जाते हैं, यानी कि। और सेकंड मेथड, इस मेथड में कोई भी चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि दोनों बॉडी अनचार्ज हो तो हम चार्ज करते हैं बाय फ्रिक्शन द्वारा। ठीक, अगला मेथड अगला मेथड पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस मेथड में क्या होता है, हमारे पास एक चार्ज बॉडी होनी चाहिए, पहला पॉइंट, यानी कि चार्ज बॉडी इज रिक्वायर्ड। और सेकंड, ओनली कंडक्शन कैन बी चार्ज, यानी कि इसके द्वारा कंडक्टर ही चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर चार्ज नहीं हो सकते हैं। इस बात को याद रखना चाहिए। 2 पॉइंट, इंडक्शन में 2 चार्ज बॉडी होती है, एक चार्ज बॉडी होनी चाहिए, एक अनचार्ज बॉडी होनी चाहिए, और दोनों ही कंडक्टर होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक चार्ज बॉडी ली है, चार्ज कंडक्टर ले रखा है और ऐसा माना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर एक हमने क्या किया है, न्यूट्रल कंडक्टर ले रखा है। न्यूट्रल कंडक्टर मींस इस पर चार्ज कुछ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। अब जब इसके पास ये इसके नियर ला रहे हैं तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस न्यूट्रल्स बॉडी पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड पर आ जाएंगे और इसकी वन साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिवली, जबकि पॉजिटिव चार्ज मूव करता नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव होके आए हैं तो इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। बताए, इस मेथड को ही बोलते हैं इंडक्शन। यानी कि इस मेथड के द्वारा क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं। तो क्या बोला, इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ मेटेलिक न्यूट्रल्स बॉडी, किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल्स बॉडी के नियर ले गए अट्रैक्ट, तो क्या होगा, ये अपोजिट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो जिससे वन साइड इसका पॉजिटिवली नेगेटिवली हुआ, इधर पर नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ है, इधर पॉजिटिव। अगर सपोज ये बॉडी अपनी नेगेटिवली चार्ज होता तो इस सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस होता और इस पर नेगेटिवली। आगे का मेथड अगला देखेंगे हम, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी होनी चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड होना चाहिए। इन दिस मेथड चार्ज बॉडी इज रिक्वायर्ड, यानी कि इस मेथड में एक चार्ज बॉडी रिक्वायर होती है। अगला, इस मेथड के द्वारा केवल कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इसमें चले जाएंगे, यानी कि इस पर पॉजिटिव तो इस पर क्या, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी ये बॉडी। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। यानी कि क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। बताया, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से यानी कि चार्ज ट्रांसफर होगा और इस मेथड को बोलते हैं जिससे ये चार्ज करी जा रही है, इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन।